हाँ तो प्यारे बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था वो मुख के बारे में और इसमें जो विभिन्न प्रकार के दांत थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज आहार नाल का जो दूसरा भाग है ग्रसनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? ये कुपीनुमा संरचना होती है। कुपीनुमा संरचना होती है। ये जो होती है, इसका ऊपरी सिरा जो होता है वो मुख गुहा से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये इसकी संरचना में लिखना है कि इसका ऊपरी सिरा मुख गुहा से और दूसरा सिरा जो है वो किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो लिखेंगे इसका ऊपरी सिरा मुख गुहा से तथा नीचे का सिरा ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ होता है। ये कुपी के समान संरचना होती है और इसका एक सिरा ऊपरी सिरा मुख गुहा से, दूसरा सिरा ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो भाग है ये तीन प्रकार की होती है। इसको तीन भागों में बांट दिया। जो मुख की तरफ जो ग्रसनी होती है उसको मुख ग्रसनी कहते हैं। जो नासिका की तरफ ग्रसनी होती है ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे नासाग्रसनी। ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे मुख ग्रसनी और ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे कंठ ग्रसनी। तो ये तीन प्रकार के हो गए। प्रकार कितने हो गए इसके? तीन। नासाग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। नासाग्रसनी नासिका से श्वसन को कहाँ लाती है? कंठ ग्रसनी तक। मुख ग्रसनी जो होती है वो भोजन को कहाँ, मुख गुहा से कहाँ लाती है? कंठ ग्रसनी तक लाती है। ये जो है ये है ग्रसनी है। अगला जो भाग है वो है ग्रास नली। देखिए इसको, ग्रास नली। तीसरा भाग ग्रास नली है। ये जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबाई। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है लगभग। अब देखिए इसको, यहाँ पे ग्रसनी है, यहाँ से गले से होती हुई शुरू हो जाती है ग्रास नली। तो ग्रास नली पहले कहाँ से गुजर गई? गले से। उसके बाद में ये गुजरती है वक्ष से। वक्ष हम छाती को बोलते हैं, यहाँ से गुजरती हुई। अब दोनों जो फेफड़े हैं उनके बीच में होता है एक उत्तक का बना हुआ फ्लैप जिसको हम बोलते हैं मध्यपट। अब ये मध्यपट जो होता है इस मध्यपट के पास से होती हुई और पीछे की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? पीछे की ओर। तो ये जो ग्रास नली है गले से होती हुई, वक्ष स्थल से होती हुई और मध्यपट के पास से होती हुई कहाँ से हो जाती है? मध्यपट के पीछे की ओर मुड़ जाती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अच्छा, इस ग्रास नली के अंदर, ये जो ग्रास नली है इस ग्रास नली के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं जो भोजन को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे भोजन क्या करेगा? गतिमान अवस्था में आ जाता है। अगर हम ग्रास नली को
दोनों सिरों को लिखना चाहें तो इसका प्रथम भाग ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग किससे जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रसनी और अमाशय के बीच का भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है। अच्छा, ये जो ग्रास नली है इसके ऊपरी सिरे पर जो प्रारंभिक भाग होता है वहाँ पे एक फ्लैप के समान संरचना पाई जाती है। फ्लैप का मतलब होता है सपाट, फ्लैप के समान संरचना उपस्थित होती है। कहाँ पे होती है, ग्रास नली के प्रथम भाग पर या ऊपरी सिरे पर। यहाँ पे फ्लैप के समान इस संरचना को हम बोलते हैं घाटी ढक्कन। इस संरचना को क्या कहा जाता है, घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन जो होता है ये क्या करता है, यहाँ से इससे दो पथ अलग हो जाते हैं। एक तो होता है भोजन के लिए पथ और दूसरा होता है श्वसन के लिए पथ, जिसको हम श्वास नाल बोलते हैं। ये ग्रास नाल है और दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, श्वास नाल होता है। उसके प्रारंभिक जो भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लैप के समान एक उत्तक की बनी हुई संरचना लगी होती है जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है। ये घाटी ढक्कन निर्धारित करता है कि मुख द्वारा जो लिया गया भोजन है ये भोजन किस में जाना चाहिए, इस आहार नाल में। जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय ये जो घाटी ढक्कन है ये श्वास नाल के आगे आ जाता है और भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। इसी प्रकार से जब हम श्वसन लेते हैं उस समय ये घाटी ढक्कन क्या करता है, आहार नाल की तरफ आ जाता है, जिससे जो वायु होती है वो कहाँ जाती है, श्वास नाल के अंदर जाती है। तो ये घाटी ढक्कन क्या काम करता है कि भोजन को आहार नाल में भेजने का और जो वायु होती है उसको श्वास नाल में भेजने का कार्य करता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, ग्रास नली के ऊपरी भाग पर। तो ये हम ग्रास नली के बारे में लिखेंगे इतना। उसके बाद में चौथा जो भाग है वो है अमाशय। अगला भाग जो है वो कौन सा है, अमाशय। अभी हम आहार पाचन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी क्रियाविधि है वो आगे पढ़ेंगे। अगला जो भाग है वो अमाशय है। अमाशय को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना है। इसका एक भाग ग्रास नली से जुड़ा होता है और दूसरा भाग, इस भाग को हम बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा भाग किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अमाशय जो होता है ये थैलीनुमा संरचना होती है जो ग्रास नली और ग्रहणी के बीच का भाग होता है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पे, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये जो अमाशय है इसकी अंदर ये जो सतह है इसके अंदर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं ये HCl का स्त्राव करती हैं। HCl वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये HCl क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसमें जो भोजन का माध्यम होता है वो कौन सा होता है, अम्लीय होता है। ऊपर की तरफ कौन सा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl का स्त्राव करती हैं, लेकिन इस HCl को मिक्स करना होता है किसके अंदर, भोजन के अंदर। तो ये जो काम करती हैं, इस अमाशय के अंदर संकुचन पेशियां पाई जाती हैं। संकुचन पेशियां, ये संकुचन पेशियां जो होती हैं वो इसकी सतह को बार बार क्या करती हैं, संकुचित करती हैं, फिर फैलाव, फिर संकुचित, फिर फैलाव। तो इसके अंदर जो भोजन होता है वो क्या होता है, गतिमान अवस्था में रहता है। अच्छा, इसके अंदर जो भोजन है, इस भोजन को रोकने का, इसके अंदर रोकने का इसकी कैपेसिटी होती है 1 से लेकर के 3 लीटर तक। अधिकतम जो है ग्रहण क्षमता होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 लीटर। और इसके अंदर 3 से 4 घंटे तक भोजन रुकता है सामान्य अवस्था में। अब ये जो 3 से 4 घंटे भोजन इसके अंदर रुक रहा है, इसको रोकने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। एक अवरोधनी यहाँ पे और एक अवरोधनी यहाँ पे। इस अवरोधनी को हम बोलते हैं जठर आगम अवरोधनी
और ये जो अवरोधनी है इसको बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। ये आगम अवरोधनी क्या करती है, इसके अंदर भोजन का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस अम्लीय, अगर ये अम्लीय भोजन कहाँ जाता है, वापस ग्रास नली के अंदर जाता है तो इसकी सतह को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाएगा ये। तो इसको जाने से रोकने का काम होना चाहिए। तो ये जो काम करता है ये कौन सा अवरोधनी करती है, जठर आगम अवरोधनी करती है। और दूसरा जो अवरोधनी है दूसरी जठर निर्गम अवरोधनी, ये क्या काम करती है, भोजन को ग्रहणी में जाने से रोकती है या भोजन की गति को नियंत्रित करती है इसके अंदर। अब ये काम हो गया, दोनों अवरोधनी बंद है। इस अमाशय के 3 भाग हैं। अगर हम अमाशय को यहाँ से ड्रॉ करें तो इसके 3 भाग हैं। एक तो ये भाग है जो सबसे बड़ा भाग है, और दूसरा जो है ये भाग होता है। ये जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं जठर आगम भाग, इसको हम बोलते हैं जठर निर्गम भाग, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जठर आगम, उससे छोटा फंडस होता है, और सबसे छोटा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, जठर निर्गम भाग होता है। अच्छा, इसमें देखिए कि ये जो जठर आगम, फंडस और ये जठर निर्गम, तीनों के आकार अलग हैं। सबसे बड़ा, उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा, ये जो भाग है ये बायां भाग होता है अमाशय का। जठर आगम भाग कौन सा होता है, बायां भाग होता है, तथा सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का। और ये अमाशय का दाहिना भाग होता है और सबसे छोटा भाग होता है। ये हम अमाशय के बारे में लिखेंगे। 3 से 4 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। 3 से 4 घंटे इसमें भोजन रुकता है, और इसमें 3 भाग होते हैं, जठर आगम, फंडस और जठर निर्गम। इसमें 2 अवरोधनी पाई जाती हैं, जठर आगम अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी। इसमें भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, और वो किसके द्वारा होता है, HCl। और HCl का स्रावन करने वाली जो कोशिकाएँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएँ होती हैं। ये हम अमाशय के बारे में लिखेंगे। अगर हम इसकी डिजाइन देखें अंग्रेजी अक्षर, तो ये अंग्रेजी अक्षर जे के समान होता है। कैसे होता है, अंग्रेजी अक्षर जे के समान होता है। तो इस प्रकार से ये अमाशय के बारे में है। अगला जो भाग है वो कौन सा है, ग्रहणी। यहां से शुरू हो जाती है छोटी आंत। ये देखिए छोटी आंत, ये जो छोटी आंत है ये लगभग 7.5 से 8 मीटर के लगभग होती है। कई बार 9 भी लिखा होता है इसके। तो ये क्या होती है, 7.5 से लेकर के 8.5 या 9 के आसपास ही होती है। इसकी लंबाई औसतन होती है। अब ये जो है ये छोटी आंत, ये छोटी आंत जो होती है, ये छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया। ये प्रारंभिक भाग है, ये मध्य वाला है, और ये अंतिम भाग है। तो इस प्रारंभिक भाग को हम बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी वो भाग होता है इसके अंदर, इससे अमाशय जुड़ा होता है। इससे एक तरफ क्या जुड़ा होता है, अमाशय, और दूसरी तरफ क्या जुड़ा होता है, ये जो ग्रहणी है इसको, ये वाला जो भाग है इसका सी आकार का होता है, और एक तरफ क्या जुड़ा होता है, इससे अमाशय जुड़ा होता है। अब क्या होता है, इसके साथ में जुड़ी हुई होती है ग्रंथि, जो होती है अग्नाशय ग्रंथि। अब ये अग्नाशय ग्रंथि पाचक एंजाइम इसमें छोड़ती है। इसी के साथ में जुड़ा होता है यकृत। तो ये भी यकृत अपने एंजाइम भी कहाँ छोड़ता है, ग्रहणी के अंदर। इसी से जुड़ा होता है एक और पित्ताशय। ये भी क्या किस में छोड़ता है, पित्त रस का स्रावन किस में करता है, इस ग्रहणी के अंदर करता है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक अगर रासायनिक पाचन की बात करें तो वो किस में होता है, ग्रहणी के अंदर होता है। ये छोटी आंत कौन सा भाग होता है, इसी छोटी आंत के अंदर ये लंबा भाग होता है। इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं कि इसकी जो आकार होता है, गोलाई जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, या फिर इसका व्यास हम कम कह सकते हैं इसको। तो ये जो है ये छोटी आंत है। सर्वाधिक अवशोषण भी इसी के अंदर होता है, और सर्वाधिक जो पाचन है वो भी इसी के अंदर होता है। अगर छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन की बात करें तो वो किस में होता है, ग्रहणी के अंदर होता है। अब ये छोटी आंत है। इस छोटी आंत के बाद छोटी आंत का जो एक सिरा होता है वो अमाशय से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है,
बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत, इसका एक सिरा अमाशय से तथा दूसरा सिरा बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इसको वापस 3 भागों में बांट दिया, ग्रहणी, आगर, क्षुदांतर, और इस भाग को क्या बोल दिया? क्षुदांतर। तो ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ग्रहणी है, अगर, क्षुदांतर और क्षुदांतर जो होता है। ये ग्रहणी रासायनिक पाचन करती है। आगे का जो भाग होता है, ये 3 भाग हैं। एक तो होता है ग्रहणी, दूसरा अगर, क्षुदांतर, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होगा? क्षुदांतर। अगर क्षुदांतर क्या होता है? इसके अंदर भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के लिए क्या होता है कि इसके अंदर एक तो पूरी आहार नाल के अंदर कर्माकुंचन गति होती रहती है। कर्माकुंचन गति से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ से शुरू होती है ग्रास नली से। अब कर्माकुंचन गति क्या होती है कि ये जैसे मान लीजिए एक लचीली नली है और इसके अंदर भोजन का जो अंश है वो यहाँ पे है, टुकड़ा। तो ये नली यहाँ से अपने आकार को समेटती है। तो ये जो भोजन का टुकड़ा है इसको पीछे से धक्का लगेगा और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। दैट सपोज ये यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? ये यहाँ से वापस फैलेगी और यहाँ से अपने आकार को क्या करती है? उन्हें समेटती है। फिर ये भोजन का अंश आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके पीछे वाला जो भाग है वहाँ से अपने आकार को कम करती है, सिकुड़ती है यहाँ से, और भोजन का अंश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें कर्मा आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। एक क्रम से ये सिकुड़ती है और भोजन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कर्माकुंचन गति। ये ग्रास नली से शुरू होती है। इसके अंदर संकोचन पेशियाँ क्या करती हैं? भोजन को मिक्स करती हैं और यहाँ से भी कर्माकुंचन गति से भोजन क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये जो है इसमें अवशोषण होता है। अवशोषण के लिए क्या होता है? अगर हम इसके अंदर की डिजाइन को देखें तो ये जो भाग है इसके अंदर इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। छोटी आंत, आंत के अंदर इस प्रकार से संरचनाएं, और ये जो संरचनाएं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं दीर्घिरोम। इनको दीर्घिरोम कहा जाता है। ये दीर्घिरोम क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं इस सतह की तो इसमें भोजन केवल इसी भाग में संपर्क में रहता है, केवल इतने भाग में। और अगर मैं इतने ही क्षेत्रफल के अंदर दीर्घिरोम डिजाइन करता हूं तो इसमें जो भोजन है ये अधिक संपर्क में रहता है। तो ये क्या करते हैं? अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाते हैं भोजन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या हो सके? अवशोषण हो सके। तो ये दो दीर्घिरोम पाए जाते हैं ये अवशोषण के। अच्छा, इन दीर्घिरोम में कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं अपने पास, पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। और यहाँ से सूक्ष्म नलिकाओं या रक्त वाहिकों के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाता है? रुधिर के अंदर, और रुधिर विभिन्न पोषक तत्वों को अलग अलग अंगों के अंदर भेजता है। अब जो है ये क्षुदांतर, क्षुदांतर में क्या लिखेंगे? ये अगर क्षुदांतर और बड़ी आंत के बीच का भाग होता है, या फिर ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। अब उसके बाद में आता है छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक थैली नुमा संरचना मिलती है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी। ये जो पाचक रस होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है अपने अंदर।
अब ये क्या करती है कि इसको हम बोलते हैं अंधनाल, जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंधनाल। ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। इसे कर्मी रूपी परिशेषिका भी कहा जाता है। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर, इसके अंदर कई बार खाद्य पदार्थ है वो प्रवेश करने के बाद पुनः वापस नहीं आ पाता, जिसके कारण उसमें सड़न या उसमें पाचन के कारण जो है जहरीले पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे पेट के अंदर दर्द होता है। इसलिए इस थैली को काट करके बाहर कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं परिशेषिका अपेंडिक्स का ऑपरेशन। यह अनुपयोगी है जब सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ये सेलुलोज का पाचन करने के लिए काम में आती थी, लेकिन वर्तमान में इसको मानव शरीर का एक अवशेषीय अंग माना जाता है। यहाँ से शुरू हो जाती है बड़ी आंत। ये जो है ये क्या करती है, बड़ी आंत है। अब ये बड़ी आंत है, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। इसको बोलते हैं आरोही बृहदांतर। आरोही ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है वो। उसके बाद में ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ वृहदांतर। अनुप्रस्थ वृहदांतर। बड़ी आंत का दूसरा नाम वृहदांतर होता है, इसलिए मैं बार बार वृहदांतर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आरोही वृहदांतर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। ये अनुप्रस्थ है, ये इसकी डबल होती है 50 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ वृहदांतर कितनी होती है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 50 सेंटीमीटर। ये छोटी आंत के अंदर से नहीं है, ये पीछे की तरफ से गुजर रही है यहाँ पे। अब ये जो है ये सारा उदर गुहा के अंदर स्थित है। अब यहाँ से यहाँ पहुँच, ये जो है ये होती है अवरोही बृहदांतर। ये कौन सी होती है? अवरोही बृहदांतर होती है। अब ये जो है इसकी भी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाली 25 नहीं है, ये वाली 15 सेंटीमीटर होती है। छोटा भाग है ये 15 सेंटीमीटर ये होता है, 50 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है मलाशय। अब ये जो मलाशय होता है ये एक थैली नुमा संरचना होती है और 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है ये? 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, थैली नुमा संरचना। और इसका जो अंतिम भाग होता है वो एक वर्ताकार छिद्र के रूप में शरीर से बाहर की तरफ खुलता है। इसको हम बोलते हैं गुदा। यहाँ पे भी जो अपचित भोजन है वो इसके अंदर एकत्रित रहता है। जब विशेष प्रकार की जो पेशियाँ पाई जाती हैं, जब पेशियों में संकोचन होता है तो उस समय दाब के कारण, जब इसमें 20 mmHg दाब बढ़ता है, उस समय मल का त्याग होता है या अपचित भोजन जो होता है उसका क्या होता है? त्याग होता है। तो यहाँ से गुदा के द्वारा भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। अच्छा, ये जो बड़ी आंत होती है इसके अंदर सर्वाधिक अगर अवशोषण की बात करें तो इसमें होता है खनिज लवण का अवशोषण होता है। ये पानी का अवशोषण करती है। यहाँ पे तरल अवस्था में होता है भोजन इस समय, और तरल अवस्था में यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी का जो अवशोषण होता है वो इस बड़ी आंत के अंदर होता है। और यहाँ से जो अपचित भोजन है वो कुछ ठोस या फिर अर्ध ठोस कह सकते हैं, अर्ध ठोस का रूप लेता हुआ और यहाँ पहुँचता है। उसके बाद में इस भोजन का क्या कर दिया जाता है? त्याग कर दिया जाता है। तो ये जो पाचन तंत्र है इसकी संरचना है। धन्यवाद मित्रों।